नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। इससे पिछले वीडियो में अपन ने डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट आने के क्या क्या रीजंस होते हैं उसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करा था। रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अपना टॉपिक है वो सेम चल रहा है, कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन में असंतुलन या असाम्यता के क्या क्या कारण होते हैं। तो इसमें पिछले वीडियो की कंटिन्यूटी में ही जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है डिक्लाइन इन फॉरेन एड, विदेशी सहायता में कमी। अब जैसे जैसे आपकी डिफरेंट कंट्रीज हैं वो ग्रोइंग कंट्रीज में कन्वर्ट होती जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे मिलने वाली फाइनेंशियल एड्स हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज से हो या फिर आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो धीरे धीरे इनको कम करते जा रहे हैं। इंडिया हालांकि उन कंट्रीज में आता है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही नेचुरल क्लैमिटीज़ के टाइम पे फॉरेन एड्स को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। फिर भी जो अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें फॉरेन एड्स है उसमें कंटिन्यूटी बेसिस पे कमी आई है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। अब ये कमी आने की वजह से उन कंट्रीज के पास में फॉरेन करेंसी है वो कम रहती है, उनको बार बार मार्केट से परचेज करनी पड़ती है। तो एक रीजन डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपका डिक्लाइन इन फॉरेन एड्स है वो भी रहता है। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आ रहा है मिसयूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी विनिमय कोषों का दुरुपयोग। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या फिर वो कंट्रीज जिनका इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट होता है उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा उसकी एवज में आप पेमेंट करते हो तो वो फॉरेन करेंसीज में होता है। अगर इन कंट्रीज के पास में जो रिजर्व होता है उसका वो कंट्री मिसयूज करता है या फिर जिस पर्पज से उनको यूटिलाइज करना चाहिए उस पर्पज से यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो उस केस में अगेन आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बार बार ओपन मार्केट से परचेज करना पड़ेगा और अगेन वो एक रीजन बनता है डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का, भुगतान संतुलन में असाम्यता का एक कारण बनता है। फिर जो थर्ड पॉइंट आ रहा है वो है हाई ग्रोथ रेट ऑफ इंपोर्ट्स, आयातों में अत्यधिक वृद्धि मान लिया जाता है। ठीक, डिफरेंट कंट्रीज है जैसे इंडिया की बात कर लो या फिर इंडिया के सिमिलर जो दूसरी कंट्रीज हैं डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें कंटिन्यूअस बेसिस पे आपके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना होना, दूसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना होना, ये दो बड़े रीजन होते हैं कि आप अपनी कंट्री में उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं जितना आपकी कंट्री में रिक्वायरमेंट होता है। उन सभी केस में आपको जो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो आपको एक्सपोर्ट करती हैं उनके ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ता है, यानी अगेन आपके इंपोर्ट हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं तो अगेन आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिसइक्विलिब्रियम आएगा और सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें भी शॉर्ट टर्म में डिसइक्विलिब्रियम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है इंक्रीज इन स्मगलिंग, तस्करी में बढ़ोतरी या वृद्धि। ये जनरली लिमिटेड कंट्रीज के साथ में होता है, जैसे आपके जो नेबर कंट्रीज हैं वहाँ पे स्मगलिंग के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब वो चाहे किसी भी प्रोडक्ट के हों, चाहे आपके ल्यूनेटिक आइटम्स हों या फिर जो दूसरी नशे की वस्तुएं होती हैं वो हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे दूसरे प्रीशियस मेटल हों, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब जब स्मगलिंग होती है तो किसी को आइडिया नहीं कि कौन सी करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करा जा रहा है या कौन सी करेंसी में पेमेंट किया जा रहा है, और वो ऑन रिकॉर्ड भी नहीं होता है। तो वो भी एक बड़ा रीजन बनता है डिफरेंट कंट्रीज के बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करने पे। फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन की बढ़ती प्रवृत्ति। ये जो यहाँ पे पॉइंट आया ये डेवलप्ड कंट्रीज के रिगार्डिंग है, यानी वो कंट्री जिनका एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट होता है वहाँ पे वो लोग जितना इंपोर्ट है उसको और रिड्यूस करने के पर्पज से वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उसका सिमिलर प्रोडक्ट है वो आपकी कंट्री में ही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने लग जाता है तो अगेन आप इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसका बड़ा लॉस है वो अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को होता है।
रीजन बीइंग वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होता है उसकी कॉस्ट ऑलरेडी हाई होती है। जब आपकी ज़्यादा लागत आएगी तो वो कंट्री जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करते हो वो सेल्फ प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका इंपोर्ट और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा रीजन बनता है उन कंट्रीज़ के लिए जिनके इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट है वो डे बाय डे डिक्रीज होते जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है नेचुरल क्लैमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक आपदा। बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपका अर्थक्वेक हो गया, फिर उसके बाद में फ्लड हो गया, ड्राफ्ट हो गया, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं या नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे रहती है। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें अपन तो अर्थक्वेक की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती है, फिर भी कई बार जैसे गुजरात में आया था भूकंप, और भी कई जगहों पे आता रहता है। बाढ़ की जो प्रॉब्लम है, फ्लड की, वो हर साल इंडिया के कुछ स्टेट में देखने को मिलती है। वेस्ट बंगाल हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी, बिहार, इन सब स्टेट में, आसाम, यहाँ पे फ्लड की प्रॉब्लम रहती है। अब ये नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं, उन सभी सिचुएशंस में आपके जो बेसिक प्रोडक्ट है उनकी सप्लाई नहीं हो पाती। दूसरा, वहाँ पे जो ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें प्रोडक्शन है वो रुक जाता है, तो फिर गवर्नमेंट को बेसिक नेसेसिटीज़ के आइटम है वो इंपोर्ट करके सप्लाई करने पड़ते हैं। तो नेचुरल क्लैमिटी है वो भी कहीं ना कहीं रीजन बनता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम का। फिर नेक्स्ट इसमें आता है डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट इन पीपल, जनता में प्रदर्शनात्मक प्रभाव। ये सामान्यतः आपके अपर मिडिल क्लास और उसके बाद में रिच क्लास है उसमें देखने को मिलता है कि आपके पास में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है तो आपका सिमिलर पर्सन है वो भी चाहता है कि वो प्रोडक्ट उसके पास में हो। तो जितने भी लग्जरियस प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं उन सब में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। अब ये जितने भी मैक्सिमम प्रोडक्ट आते हैं लग्जरियस वो आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो जब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इफेक्टिव होता है उस केस में आपके यहाँ पे उन प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंक्रीज होती है, और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो आपको इंपोर्ट है वो भी इंक्रीज करना पड़ता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं आपके इंपोर्ट को इंक्रीज करता है, और इंपोर्ट इंक्रीज होने से शॉर्ट टर्म में बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम में आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड डिस्टर्बेंस, राजनीतिक उथल पुथल एवं अस्थिरता। ये भी एक बड़ा रीजन होता है। रीजन बीइंग किसी भी कंट्री में जो रूल करने वाली गवर्नमेंट होती है अगर वो इनस्टेबल है तो आपकी दूसरी गवर्नमेंट आएगी, और फिर तीसरी गवर्नमेंट, इस टाइप से अगर चलेगा तो डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट एजेंडा होते हैं। कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है जो ज़्यादा इंपोर्ट को प्रीफर करती हैं, कुछ गवर्नमेंट हैं वो इंपोर्ट को कंप्लीट बैन करना चाहती हैं। तो उनके जो एजेंडा है उसके अकॉर्डिंग भी आपके ट्रेड पॉलिसी, जिसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बोला जाता है, उसमें चेंजेस आते हैं। दूसरा, आपके जैसे ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट होएंगी उस केस में कई सारी दूसरी चीज़ें हैं वो भी सिमिलरली आपके यहाँ पे अफेक्ट होने लग जाती है। जैसे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, वहाँ पे टेरर अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्लस आपकी बाउंड्रीज हैं उनको आपको सिक्योर करना पड़ता है, तो उन सब के लिए भी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रीजन बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम में। और लास्ट पॉइंट है वो आता है कैपिटल फ्लाइट या कैपिटल आउटफ्लो, पूंजी का बहिर्गमन। ये उन सारी सिचुएशंस में होता है। प्रेजेंटली अपन इसका एग्जाम्पल देखना चाहें, कोविड-19 के बाद चाइना से सबसे ज़्यादा कैपिटल आउटफ्लो हुआ है। अब इसका बेनिफिट है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को मिल सकता है कि वहाँ पे अमाउंट आएगी, फिर धीरे धीरे आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री से कैपिटल आउटफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो वहाँ की सिक्योरिटी पर्पज से हो, चाहे आपके इंटरनल क्लैशेज की वजह से हो, चाहे दूसरे रीजन हो, अगर ऐसा होता है तो वो भी एक रीजन बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करने का। तो ये सारे आज के पॉइंट्स आपने देखे। इससे पहले वाले वीडियो में 9-10 पॉइंट्स थे, ये आपके 9 पॉइंट्स और हैं। ये टोटल 19 पॉइंट्स हैं, वो रीजन बनते हैं। और भी कई पॉइंट्स हो सकते हैं, बट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन 19 पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। ये सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम को क्रिएट करते हैं। अब इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके करेक्टिव मेजर्स हैं जो डिसइक्विलिब्रियम के लिए आते हैं उनको अपन स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।